Hello viewers, welcome to our channel Info Area. Today we discuss about सहारा इंडिया। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं सहारा इंडिया के बारे में। सहारा इंडिया कब देगा हमारा पैसा, किस डेट को देगा, किस साल में देगा, देगा भी या नहीं देगा। तो जी हम बात करते हैं सहारा के बारे में। सहारा इंडिया पैसा देगा कि नहीं देगा इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सहारा और सेबी का मैटर क्या है। जो भी मैटर हो, हमको अपने पैसे से मतलब है, तो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे अपने पैसे को लें या फिर कैसे क्या करें। सबसे पहले हम जानते हैं सेबी और सहारा इंडिया के केस में हम लोग यानी सहारा इंडिया के कंज्यूमर फंसे हुए हैं। मैच्योरिटी डेट कंप्लीट होने के बाद भी हम लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। एक कंज्यूमर होने के नाते मैं सभी इन्वेस्टर की तरफ से अपील करता हूं सहारा इंडिया से, कृपया हमारा पैसा हमको पे करें। बिकॉज सहारा इंडिया की सर्विस में मेरे पेरेंट्स ने मेरे पढ़ने का पैसा रखा, जो आज मैं उन्हीं पैसों के बिना पढ़ नहीं सकता हूँ। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे जैसे कंज्यूमर की, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्रिएट हो रही है। हम ना तो कहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी की शादी रुक चुकी है, कोई पैसे के बिना बेड पे लेटा हुआ है और उसकी मृत्यु हो गई है। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम है, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम भी है जिसमें मैं भी एक सहारा इंडिया परिवार की तरफ से पीड़ित ही हूँ। सहारा इंडिया परिवार मुझे भी एक तरफ से पीड़ित ही कर रहा है। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपया हमारे पैसों को जल्द से जल्द हमको पे करें। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि सहारा इंडिया से पैसे कैसे लें। तो वी डिस्कस अबाउट सहारा इंडिया। सो नो सो नाउ वी हैव ओनली टू वे और टू ऑप्शन। फर्स्ट, केस सॉल्व होने का वेट करें, एंड लास्ट, कंज्यूमर फोरम कोर्ट में केस करें। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ और सभी दर्शकों से, जो व्यूवर्स हैं मेरे, उनसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि कृपया इस वीडियो में से कुछ भी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करें। अगर करते हैं तो पूरी नॉलेज ले लें, शायद जाके नेट पे गूगल पे सर्च करें, देन उसको कॉपी पेस्ट करें। इसलिए मैं ये पहले ही आगाह कर रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप पब्लिक वायलेंस या मानहानि के केस में फंस सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तथ्य पे। सबसे पहले हम जानते हैं कंज्यूमर कोर्ट के बारे में, देन केस फाइल करने के डॉक्यूमेंट और लीगल वे के बारे में। केवल तथ्य पे बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिफिनेशन ऑफ कंज्यूमर फॉर्म। कंज्यूमर फॉर्म क्या होती है? तो कंज्यूमर फॉर्म आर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू गाइड कंज्यूमर राइट्स। इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, मैंने भी वहीं से किया है, और मैं इसकी डिफिनेशन में पढ़ देता हूँ, आप ये समझ सकते हैं। कंज्यूमर फॉर्म क्या होता है भाई? तो कंज्यूमर फॉर्म और द सॉरी जी, कंज्यूमर फॉर्म आर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू गाइड कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स को गाइड करता है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इसको हमेशा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाउ वी डिस्कस अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है? सबसे पहला हमारा प्रश्न ये है। सबसे पहले कंज्यूमर एक्ट बिल 1986 में पास हुआ। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बट रूल्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो हमने जाना कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो सबसे पहले कब पास हुआ बिल? ये 1986 में, 1986 में। क्वेश्चन नंबर दो, हु इज़ कंज्यूमर सॉरी क्वेश्चन नंबर टू, हु इज़ कंज्यूमर और कंज्यूमर कौन है? तो कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो किसी कंपनी की और फर्म की गुड्स एंड सर्विसेज लेता है। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार दो वर्ड इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट इज गुड्स एंड सेकंड इज सर्विसेज। दैट मीन्स, जिसका मतलब है कंज्यूमर वो पर्सन होता है, और कंज्यूमर इज अ इंडिविजुअल हु इज इंड यूजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये नई वर्ड आ गई, इंड यूजर। इंड यूजर मीन्स क्या होता है? तो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को और गुड्स को लेने के बाद सेल ना करे, यानी किसी थर्ड पर्सन को वो देना। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदे हैं कहीं से भी, किसी भी सोर्स से, या किसी भी सर्विस लिए हैं किसी भी चीज़ की, लाइक सहारा इंडिया की सर्विस आपने ली है, तो आपने किसी दूसरे को ना बेची हो, वो आप ही तक इंड हो गया हो। इंड यूज़र इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ें पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ये है कि कंज्यूमर कौन नहीं होता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कंज्यूमर कौन नहीं होता है। तो जो गुड्स और सर्विसेज की फ्री सर्विस लेता है, मतलब कुछ ना कुछ मैंने आपके गुड्स के बदले आपको पे किया हो, तभी मैं कंज्यूमर हूँ। जैसे मैंने सहारा से सर्विसेज ली हैं, तो उसके मैंने कुछ सर्विसेज की चार्जेस पे किए हैं, उसको मैंने कुछ दिया है, तभी मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ।
केस, अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है, केस किस पर फाइल करें। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सॉरी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम जानते हैं। आपने फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर केस फाइल कर रहे हैं, ठीक। तो आप किस बेस पे केस फाइल कर रहे हैं, आपका ग्राउंड बेस क्या है और किस पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि किस पे करेंगे। आप सपोज दैट आपके साथ फ्लिपकार्ट ने धोखाबाजी कुछ की है, तो आप फ्लिपकार्ट कंपनी, मान लीजिए आपने सैमसंग का प्रोडक्ट मंगाया फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो आप बोथ मैन्युफैक्चरर एंड सेलर पर केस फाइल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सहारा इंडिया के एजेंट, ब्रांच मैनेजर सहारा इंडिया पर केस फाइल करेंगे। आपको बताना चाहूँगा, सहारा इंडिया की हमने सर्विस ली है तो केस फाइल सहारा इंडिया पर भी करेंगे। अब हम जानते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हु कैन फाइल अ केस। केस कौन फाइल कर सकता है। तो इसका आंसर है बेनिफिशियरी, जिसके नाम से बॉन्ड है और जो उसका नॉमिनी है, मतलब जो भी बेनिफिशियरी है वही फाइल कर सकता है केस को। ठीक, अब हम जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, केस फाइल अंडर सेक्शन 12 कंज्यूमर फॉर्म कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। यानी केस फाइल हम किस एक्ट के तहत करेंगे, तो अंडर सेक्शन 12 जो कि अंडर सेक्शन 12 कंज्यूमर फोरम एक्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर फोरम कोर्ट होता है, कुछ लिमिटेशन के साथ। मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखाता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि कंज्यूमर फोरम कोर्ट के लिमिटेशन एंड उसके रिस्ट्रिक्शन के बारे में। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट आप लोग ज़रा वेट कीजिएगा। जी हाँ, तो आप लोग ये 3 फिगर देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा नंबर दिया हुआ है। हम तीसरे से शुरुआत करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म, DCDRF, ये क्या होता है, तो इसमें 20 लाख तक के केस फाइल किए जा सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तरीय कोर्ट पे है। ये जो आपका कंज्यूमर फॉर्म कोर्ट है, इसमें सबसे पहले आप इस बेस पे फाइल करेंगे केस। इस जिला स्तर में, प्रत्येक जिला में एक कंज्यूमर फॉर्म कोर्ट होता है, जिसमें आप 20 लाख तक के फाइल केस कर सकते हैं। 20 लाख से 1 करोड़ तक के बीच के जो केस हैं वो कहाँ होंगे, तो वो आपके होंगे स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, SCDRC में फाइल कर सकते हैं। ये आप देख सकते होंगे, इसलिए ये स्टेट लेवल कोर्ट है। अब आता है हमारा तीसरा, 1 करोड़ से ऊपर तक के केस फाइल करने के लिए हम कहाँ करेंगे, तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, NCDRC। आप देख सकते हैं तीसरे पहले नंबर पे जो है, ये तीसरा फिगर है। चूंकि हमने नीचे से शुरुआत की है तो हम नीचे से बताते चल रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, अ नेशनल लेवल कोर्ट वर्क फॉर द होल कंट्री एंड डील विद द केस वैल्यूइंग मोर देन 10 मिलियन। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखिए आता है। आशा करता हूँ आप ये तीनों चीज़ों की स्क्रीनशॉट ले लें और आप ये समझ चुके होंगे। नहीं समझ पाए होंगे तो आप कृपया गूगल पे सर्च करें इसके बारे में, आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6, वेन टू फाइल एंड वेयर टू फाइल, कब और कहाँ केस फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जहाँ पर केस, जी हाँ आप लोग देख पाते होंगे, जहाँ पर केस ऑफ एक्शन आएगा वहाँ पर केस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सामान गुड्स शिफ्ट हुआ है दिल्ली से, बट आप हो झारखंड में, सो जहाँ प्रोडक्ट रिसीव्ड हुआ है वहाँ से केस फाइल कर सकते हैं। नाउ डिस्कस लास्ट टॉपिक। अब बात करते हैं आखिरी तथ्य पर, रिक्वायरमेंट्स एंड ग्राउंड्स। किस ग्राउंड्स पर केस फाइल होगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। जी हाँ, तो कुछ इसमें टॉपिक हैं, 3 तरह के कुछ हमने टॉपिक लिख रखे हैं, तो उसको मैं पहले बताता हूँ। पहला, लॉयर, वकील चाहिए, अगर चाहिए तो फीस कौन देगा। केस फाइल करने की रिक्वायरमेंट्स कुछ होती हैं, कुछ बातें होती हैं। तो अगर हम लेते हैं, अगर चाहिए, अगर हम वकील अगर इस केस को फाइल करने के लिए चाहिए, अगर चाहिए भी तो उसके पैसे कौन देगा, उसकी फीस कौन देगा। दूसरा हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मनी, कितना खर्च हो जाएगा केस फाइल करने में। और तीसरी चीज़ आती है डॉक्यूमेंट और प्रूफ, क्या चाहिए केस फाइल करने में। तो अगर आप जेन्युइन और सत्य बात पर केस फाइल करते हैं तो थोड़ी सी नॉलेज है तो लॉयर वकील की ज़रूरत नहीं है। अगर वकील करते भी हैं तो उसका सारा खर्च कंपनसेशन के टाइम कंपनी पे करेगी। ठीक है, तो आपने ये जाना लॉयर के बारे में। जानते हैं मनी, किस केस को फाइल करने में कितना पैसा लगेगा। तो अप टू 1 लाख, यानी 1 लाख पर 100 रुपये हमारे लगेंगे। 1 लाख के अमाउंट पे हमारे 100 रुपये लगेंगे। 5 लाख पर 200 रुपये लगेगा। चार्जेस कुछ बढ़ाए भी गए होंगे तो आप गूगल करके इसको भी देख सकते हैं। मैं ये डाटा आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1000 के अंदर में ही रहने हैं, ये अपन कंफर्म मान के चलिएगा। अनुमानित डाटा मैंने बता दिया 100-200 रुपये, लेकिन आप 1000 के अंदर मान के चलिएगा। 1000 के अंदर अगर डाटा चेंज भी हुआ होगा तो 1000 के अंदर रहेगा। तो केस करने पर पैसा जल्द से जल्द मिलने का चांस है, लगभग 1 से 2 साल के भीतर पैसे आपके रिटर्न हो सकते हैं। जी हाँ, अब कुछ लोगों की बातें हैं कि हमारे पैसे क्या ऐसे कब तक मिलेंगे, तो जी इसकी कोई डेट फिक्स नहीं की गई है। पिछले 3 साल से मैं पीड़ित हूँ कि नेक्स्ट मंथ के मार्च में आपको, सॉरी नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च के बाद आपको पैसे दे दिए जाएंगे। ये मुझसे पिछले 3 साल से कहे जा रही हैं ये बातें, और मैं बताना उचित नहीं समझूंगा कि ये कहाँ की बातें हैं, बट मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है। और मैं लोगों से फिर से एक बार विनती करता हूँ कि कृपया वीडियो को कॉपी पेस्ट करने से पहले कंज्यूमर फोरम कोर्ट के बारे में पूरी जानकारी ले लें, तभी कॉपी करें। नहीं तो आप पे मैंने पहले ही बता दिया है कि पब्लिक वायलेंस और मानहानि का केस लग सकता है। और मैं ये पीड़ित हूँ, इस सहारा परिवार से मैं पीड़ित हूँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सहारा परिवार और सेबी के चक्कर में, उनके अपने फैसले के चक्कर में यहाँ हम कंज्यूमर, हमारे जैसे कंज्यूमर फंसे हुए हैं, जो इस वीडियो से अपने दुख को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जी मैं आपको यही बताने आया था। सो वीवर्स, ये थी आज की बात जो एक सहारा इंडिया कंज्यूमर होने के चलते लाई गई है। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, और नहीं भी लगी होगी तो आप दूसरों को शेयर करें। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार से मैं एक, पहले ये सहारा नाम है, अब ये हम लोगों को बेसहारा कर चुका है, तो मैं भी इससे पीड़ित हूँ। तो कृपया आप जितना हो सके जल्द अपने फैसले लें, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सहारा परिवार के साथ आप रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते, ये आपकी मर्जी। फिलहाल में जो हम सहारा इंडिया में फंसा हुआ कहना तो उचित नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में अभी कोई ऐसे वर्ड नहीं आ रहे हैं जो हम उसको प्रेजेंट कर सकें। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो आप लोगों को तो आप लोग वीडियो लाइक वाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन जो भी है हमारी तरफ से अच्छी लगी हो तो। सो फाइनली ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच।